हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हाउस ऑफ एस्पायरेंट्स। सो आज हम हमारा जीएस पेपर 4 जो है उसकी फर्स्ट यूनिट एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम पहले तो एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे, एथिक्स होते क्या हैं। ठीक है, उसके बाद में हम कुछ और डेफिनेशंस जैसे मॉरल्स, जैसे वैल्यूज़, बिलीव्स, ठीक है, इन सब को पढ़ते हैं। उसके बाद में हम एथिक्स की ब्रांचेस को पढ़ेंगे कि एथिक्स की ब्रांच क्या क्या है, नॉर्मेटिव एथिक्स और वो सब, मेटा एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स। उसके बाद में हम यहाँ पे जो थ्योरीज़ है जैसे डिओंटोलॉजी है, यूटिलिटेरियनिज्म है, उसको डिटेल में देखते हैं। इसके अलावा डिटर्मिनांट्स ऑफ एथिक्स, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स, हम ये सारा पार्ट इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी ये वाली, बट एक बार आप सब ज़रूर देखना कंप्लीट वीडियो को, क्योंकि इससे हमारी ऑलमोस्ट एंटायर यूनिट खत्म हो जाएगी। इसके बाद में बस आपको आंसर राइटिंग करनी है और एक बार दोबारा इसको रिवाइज कर लेना। देखो, सबसे पहले तो एथिक्स क्या होते हैं। हमें एक एथिक्स की स्टैंडर्ड डेफिनेशन को अपने नोट्स में लिखना ही लिखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको कम से कम एथिक्स की डेफिनेशन 2 से 3 बार लिखनी ही पड़ेगी। ठीक है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली लिखनी पड़ेगी। डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा कि एथिक्स को डिफाइन करो, बट इनडायरेक्टली आपको डेफिनेशन लिखनी ही पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे मैकेंजी की डेफिनेशन उठाई है। मैकेंजी डिफाइंस एथिक्स एज स्टडी ऑफ व्हाट इज राइट और व्हाट इज गुड इन ह्यूमन कंडक्ट। कि हमारा कंडक्ट है, जो हमारा बिहेवियर है, उसमें क्या क्या चीज़ें सही हैं, क्या क्या चीज़ें अच्छी है, क्या क्या चीज़ें हमारे कंडक्ट में होनी चाहिए। ठीक है, वो सब क्या है, एथिक्स। ठीक है, जो चीज़ें हमारे बिहेवियर में अच्छी है, जो चीज़ें एक आइडियल इंसान को करना ही चाहिए, हम वो चीज़ें कैसे अचीव करें, और जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए उनको कैसे अवॉइड करें, इन सब की स्टडी को हम एथिक्स बोलते हैं। जैसे आप सभी ने बचपन में कहानी सुनी होगी ऑनेस्टी की। कौन सी कहानी? कि एक लकड़हारा था, ठीक है, उसकी एक एक्स थी, कुल्हाड़ी थी एक, और वो कुल्हाड़ी एक नदी में गिर गई। उसके बाद में एक परी आती है और वो उसको सोने की कुल्हाड़ी देती है। तो वो लकड़हारा कहता है कि नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर वो चांदी की कुल्हाड़ी लेके आती है। फिर अल्टीमेटली वो लास्ट में उसकी लकड़ी की कुल्हाड़ी लेके आती है। एंड जो लकड़हारा होता है वो कहता है कि हाँ जी, यही मेरी कहानी थी। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि जो ऑनेस्टी है ना, आपको ईमानदार रहना है, ऑनेस्ट रहना है। करेक्ट, कि भाई हाँ, लकड़हारा क्या था, ऑनेस्ट रहा ना, कि नहीं जी मुझे सोना, उसने ना सोने का लालच किया, उसने ना चांदी का लालच किया। उसको ये था कि नहीं, जो मेरी चीज़ है वही मेरी है, मैं किसी और चीज़ के पीछे क्यों ऐसे करूँ। या फिर आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक बच्चा था, एक छोटा बच्चा था, वो बिना मतलब के झूठ में चिल्लाता रहता था कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, और पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। फिर गांव वालों को पता लग गया नहीं है तो झूठ बोलता है। एक दिन सच में भेड़िया आता है, वो बच्चा चिल्लाता है कि भेड़िया आ रहा है, भेड़िया आ रहा है, बचाओ। और सब सोचते हैं कि ये तो रोज़ की तरह मजाक कर रहा है, कोई उसको बचाने जाता नहीं है, एंड ही अल्टीमेटली डाइज, उसको भेड़िया खा जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ट्रूथ एक क्वालिटी है, सच्चाई एक क्वालिटी है, सच बोलना चाहिए हमें। ठीक है, और अगर आप नहीं बोलोगे तो उसके अच्छे कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे। तो हमने बचपन से ही एथिक्स को पढ़ा है, छोटी छोटी कहानियों के हिसाब से। बचपन में जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स जो हमें कहानियाँ सुनाते थे, उसका अल्टीमेटली एम क्या होता था, हमारे अंदर कुछ अच्छे मॉरल्स, हमारे अंदर कुछ अच्छी वैल्यूज़ को इनकलकेट करना। कि ये वाली चीज़ें हैं ना, ये सब आपके अंदर होनी चाहिए, ये वाले गुण आपके अंदर होने चाहिए, आप ईमानदार व्यक्ति होने चाहिए, आपको सच बोलना है। किसी के पेरेंट्स ने तो कभी नहीं सिखाया होगा कि नहीं बेटा आप जाके झूठ बोलो, या किसी के स्कूल में भी ये नहीं सिखाया गया होगा कि आपको हमेशा झूठ बोलना है। हमेशा यही सिखाया होगा ना कि ट्रूथ, आपको सच बोलना है। सब ने यही सिखाया होगा कि पीस, शांति रहने, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। बचपन में लड़के आते तब घर वाले डांटते ना कि क्यों लड़ाई की तुमने, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। तो ये कौन सी वैल्यू है? ये पीस की वैल्यू है। तो मतलब बचपन से ही हम एथिक्स को पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, बट GS 4 के हिसाब से एक एथिक्स की स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको अपने नोट्स में लिखनी ही लिखनी है, और उसको इतनी बार रिवाइज कर लेना है कि एग्जाम में आपको सोचना भी ना पड़े कौन सा वर्ड कब आएगा। और वो डेफिनेशन अगर स्टैंडर्ड हो, लाइक किसी फिलोसोफर की हो, या किसी पॉलिटिकल साइंटिस्ट की हो, या किसी रिपोर्ट में लिखा हुआ हो, तो वो ज़्यादा बेटर है। चलिए नेक्स्ट, अब ये स्टेटमेंट देखिए। इन लॉ अ मैन इज गिल्टी व्हेन ही वायलेट्स द राइट्स ऑफ अदर्स। इन एथिक्स ही इज गिल्टी ओनली इफ ही थिंक्स ऑफ डूइंग सो। ये लॉ वर्सेस एथिक्स, ये इस डायमेंशन में है कि लॉज और एथिक्स में क्या डिफरेंस होता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में कम से कम 3 से 4 बार आ चुका है। ये इमैनुअल कांट की स्टेटमेंट है। मैंने यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही इसलिए दी क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही समझ के चलते हैं कि लॉ और एथिक्स भी अलग अलग है। जैसे आज के टाइम पे जो मर्डर है, लॉ के अंडर मर्डर की सज़ा होती है, उम्र कैद होती है, फांसी की सज़ा होती है अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया तो। मतलब अगर आप मर्डर करते हो तो आप लॉ के हिसाब से गिल्टी हो और आपको सज़ा होगी। बट एथिक्स के हिसाब से अगर आपने सोचा भी मर्डर करने का, मान लीजिए आपने सोच लिया कि यार मैं इसका खून कर देता हूँ, सिर्फ सोचा है आपने, कुछ नहीं किया है,
तो भी आप गलत हो, तो भी आप गिल्टी हो। ठीक है, एथिक्स मतलब एथिक्स के अंदर गलत करना नहीं, गलत सोचना भी गलत है, सिंपल भाषा में। ठीक है, लॉ में तो आपको पनिशमेंट तभी मिलेगी जब आप कुछ गलत करोगे। एथिक्स में अगर सोच भी लिया कि हाँ यार मैं ये कर देता हूँ, तो भी नहीं, आप अनएथिकल हो जाओगे उस समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम एथिक्स को और अच्छे से समझते हैं। मैं आपको 2 केस दे रहा हूँ, एक बार इसको वीडियो को पॉज करके इस केस को समझना, उसके बाद में आप अपना ओपिनियन बताना कि कौन सा एक्ट एथिकल है। मान लीजिए आप एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो, ठीक है, फोटोग्राफी का शौक होता है, आप एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो, आपने देखा कि एक चीता है, एक चीता एक डियर को पकड़ने वाला है। ठीक है, एक चीता है, ये एक डियर का शिकार करने वाला है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप भाग के जाओ और इस चीता को बचा लो, इस डियर को बचा लो, सॉरी, भाग के जाओ, चीता को भगा दो और डियर को बचा लो। या दूसरा ऑप्शन ये है कि फ़ोटो ले लो, इस सिनेरियो की फ़ोटो खींचो कि हाँ चीता कैसे हंट कर रहा है डियर को। कौन सा काम एथिकल होगा यहाँ पे, सोचिए ज़रा। इन दोनों केसेस में से आप एक चीज़ कर सकते हो, तो कौन सा काम एथिकल है। अब बहुत सब लोग सोचेंगे कि इसमें हम फ़ोटो ले लेते हैं। ठीक है, बहुत सब लोग हो सकता है सोचे कि नहीं हमें डियर की जान बचा लेनी चाहिए। चलो अब हम एक और केस देखते हैं, फिर इस पर दोबारा आएंगे। अब मान लीजिए आप एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर हो, पहले आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे, अब आप एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर हो। आपने देखा कि एक क्रिमिनल है, वो किसी का मर्डर करने वाला है, एक कॉमन मैन है, उसका मर्डर करने वाला है। दोबारा से आपके पास 2 सिचुएशन है, या तो आप उस कॉमन मैन को बचाइए या फिर आप उस सिनेरियो की फ़ोटो ले लीजिए। अब इनमें से कौन सा एथिकल है? मेजॉरिटी ऑफ यू विल से सेव द कॉमन मैन, दिस इज एथिकल। ये वाला एक्शन जो होगा ना, ये एथिकल एक्शन होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो क्रिमिनल है ना, ये मर्डर करके, ये क्रिमिनल जो मर्डर कर रहा है ना, ये एक क्राइम है। सोसाइटी ने इसको क्राइम बना रखा है। सो हमारी समाज में, हमारे समाज के हिसाब से मर्डर इज़ अ क्राइम। बट चीता अगर डियर को मार रहा है तो ये कोई क्राइम थोड़ी है, चीता की नीड है, वो चीता सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। इट इज़ मैंडेटेड बाय नेचर, नेचर ने खुद ने मैंडेट किया। क्योंकि अगर देखो, अगर डियर को चीता नहीं मारेगा तो अल्टीमेटली चीता मर जाएगा। लेकिन इस केस में अगर कॉमन मैन को क्रिमिनल नहीं मारेगा तो क्रिमिनल का कोई नुकसान थोड़ी हो रहा है। लाइक एथिकल पर्सपेक्टिव से तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि अगर कॉमन मैन नहीं मरा तो क्रिमिनल मर जाएगा, ये तो है ही नहीं। तो हमारा कौन सा एक्शन एथिकल होगा, कौन सा एक्शन नहीं होगा, इसको डिसाइड करने के लिए 3 पैरामीटर्स हम रखते हैं। सबसे पहला तो नेचर। क्या नेचर ने डियर को मारना अप्रूव किया है चीता के द्वारा? कि चीता अगर किसी डियर को मार रहा है तो नेचर इसको अप्रूव करता है क्या? यस, फूड चेन का पार्ट है, कॉमन चीज़ है। बट क्या नेचर ये अप्रूव करता है कि एक क्रिमिनल एक कॉमन मैन को मार दे? नो। तो मतलब नेचर के हिसाब से हमारा जो फर्स्ट केस था दैट वाज एथिकल। फर्स्ट केस में चीता, जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, वो सिर्फ पिक्चर खींच रहा है, तो दैट इज एथिकल। फर्स्ट केस में तो कुछ चीता गलत नहीं कर रहा है, एथिकल एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अप्रूवल ऑफ सोसाइटी। क्या सोसाइटी मर्डर को अप्रूव करती है? हमारी सोसाइटी तो मर्डर को अप्रूव नहीं करती है। मतलब सेकंड केस जो था उसमें क्रिमिनल जो है वो एक अनएथिकल एक्ट कर रहा है। बट क्या चीता का डियर को मारना सोसाइटी अप्रूव करती है? येस, क्योंकि इट इज़ द पार्ट ऑफ फूड चेन। ठीक है, अब नेसेसिटीज़। अगर चीता डियर को नहीं मारेगा तो चीता मर जाएगा, उसकी नेसेसिटी है वो किलिंग। बट सेकंड केस में जो क्रिमिनल अगर कॉमन मैन को नहीं मारेगा तो मर थोड़ी जाएगा, है ना। वो तो अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ कर रहा है ना, ग्रीड है उसकी, नीड नहीं है। सेकंड केस इज ऑल अबाउट ग्रीड। ठीक है, और ग्रीड कभी भी एथिकल नहीं हो सकती है। ठीक है, दोनों केसेस आपको समझ आए होंगे। चलिए नेक्स्ट। अब एक टर्म आती है एब्स्ट्रैक्ट। क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट? क्या होता है, देखो, एब्स्ट्रैक्ट वो होता है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, और कैन नॉट बी परसीव्ड बाय 5 सेंसेस। हमारी जो 5 सेंसेस होती है, टच, स्मेल, सी, टेस्ट, हेयर, मतलब हम इन सब सेंसेस से किसी चीज़ को परसीव नहीं कर सकते हैं। या फिर हम किसी चीज़ की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे गॉड, गॉड जो है उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है। मेरा बिलीफ है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, आपका बिलीफ हो सकता है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते। सबके इंडिविजुअल बिलीफ है। लेकिन किसी ने, कोई ऐसा कह सकता है क्या कि हाँ मतलब फिजिकली एग्जिस्टिंग, तो ऐसा नहीं है ना कि हमने गॉड को देखा है, कोई साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ तो नहीं है कि गॉड है, या फिर हम उनको परसीव भी नहीं कर सकते अपनी 5 सेंसेस से। तो गॉड का जो आइडिया है ना, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। ऐसे ही लव, लव की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं होती, है ना। या फिर कोई भी वैल्यू है, ऑनेस्टी हुआ, या फॉर दैट मैटर एथिक्स है, एथिक्स की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस थोड़ी है। एथिक्स को ऐसे परसीव थोड़ी कर सकते हैं, सुन थोड़ी सकते हैं कि हाँ ये किसी ने कोई एक्ट किया, अच्छा एक्ट है, तो हमारे कान में आवाज़ थोड़ी आएगी कि अरे अच्छा एक्ट है, एथिकल है। ये तो नहीं होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्या है?
जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है और उसको पांचों सेंसेस से परसीव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब बिलीफ क्या है, बेसिकली एक इंटरनल फीलिंग होती है कि यार मुझे लग रहा है, मेरा मानना ये है कि ये चीज़ सही है। इंटरनल फीलिंग है दैट समथिंग इज ट्रू इवन इफ इट इज़ नॉट प्रूवन। फॉर एग्जाम्पल अगेन गॉड। अब बहुत सब लोग जो होंगे वो विश्वास करेंगे कि गॉड होते हैं, उनका बिलीफ है कि गॉड होते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि नहीं, गॉड होते ही नहीं भाई, गॉड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मतलब सबके अपने अपने मानना है, एक इंटरनल फीलिंग है। जो कह रहा है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, उनकी एक इंटरनल फीलिंग एग्जिस्ट करते हैं। जो कह रहा है कि नहीं करते, उनकी इंटरनल फीलिंग है कि नहीं करते हैं। बट अभी तक किसी ने साइंटिफिकली तो प्रूव नहीं किया है, ना तो ये प्रूव किया है कि नहीं है, ना ये प्रूव किया है कि है ना। तो हमारे बिलीफ हैं ये, ठीक है। हमारा मानना है कि ये सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि लेट्स से वायलेंस। अब कई लोग ऐसे होंगे कि वो कहेंगे कि वायलेंस जो होती है वो एथिकल है, ठीक है। कई लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे वायलेंस जो है वो अनएथिकल है। मेरा मानना है, मेरा बिलीफ है कि क्या ये एथिकल है या अनएथिकल है, मेरी एक इंटरनल फीलिंग है, किसी ने प्रूव थोड़ी कर रखा है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। कोई साइंटिफिक एविडेंस थोड़ी है, मेरा मानना है, मेरी फीलिंग्स हैं वो, ठीक है। चलिए, अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, ये यूपीपीसीएस में आया हुआ है पहले, कि एथिक्स और मॉरल्स में क्या डिफरेंस होता है। एथिक्स और मॉरल्स में क्या डिफरेंस होता है। देखो, सबसे पहले तो एथिक्स जो है ना वो ग्रीक वर्ड से बना है, इथोस। इथोस का मतलब होता है कस्टम्स ऑफ सोसाइटी। मॉरल्स बना है लेटिन वर्ड से मोरालिस, जिसका मतलब है करेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब एथिक्स जो है ना वो सोशल सेंट्रिक है, वो ज़्यादा सोसाइटी को नज़र में रखते हुए बने हैं। एथिक्स जो है वो सोसाइटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। मॉरल्स जो है ना वो इंडिविजुअल लेवल पे फोकस करते हैं। मतलब समाज जो है, एक सोसाइटी है, उसके कुछ एथिक्स होंगे। मी एज एन इंडिविजुअल, मेरे पास क्या होंगे, मेरे कुछ मॉरल्स होंगे, ठीक है। अगर मान लो मेरी सोसाइटी है, वो मुझे कहती है कि आपको ना नॉन वायलेंस जो है वो एक एथिकल वैल्यू है। मेरे समाज ने मुझे सिखाया कि नॉन वायलेंस जो है ये एक एथिकल वैल्यू है, ठीक है। हो सकता है मेरा खुद का ये मानना हो, मेरे मॉरल्स के हिसाब से मेरा ये मानना हो कि नहीं यार, नॉन वायलेंस तो अच्छी वैल्यू नहीं है। मेरा ये मानना है कि नहीं, नॉन वायलेंस से बेटर ये है कि आपको कभी कभी लड़ाई भी करनी चाहिए। अगर कोई आपके मतलब खिलाफ कुछ बोल रहा है, आपके खिलाफ कोई झूठ फैला रहा है, तो आप लड़ाई करो। तो ये मेरे मॉरल्स हैं। तो अगर मान लो मैंने समाज में जो नॉन वायलेंस की जो रीत चल रही है, समाज जो जिसको नॉन वायलेंस को एथिकल बता रहा है, उसको मैंने वायलेट किया, मान लो मैं वायलेंस करता हूँ, तो मुझे क्या सहना पड़ेगा, सोशल सैंक्शंस। मुझे समाज ये कहेगा, अच्छा यार तू तो बड़ा गलत इंसान है, तूने हमारी जो समाज के रीति रिवाज है उनको तोड़ दिया। लेकिन मॉरल्स क्या होंगे, अगर मान लीजिए नॉन वायलेंस मेरे मॉरल्स का पार्ट है और मैंने वायलेंस कर ली, तो मेरे को गिल्ट होगा कि यार तू तो ऐसा है ही नहीं, तूने ये क्यों किया। समाज के केस में मुझे जो सोसाइटी है ना वो पनिश कर रही है, वो मुझ पे मेरे ऊपर सैंक्शंस लगा रही है। लेकिन अगर मैं मेरे मॉरल्स के खिलाफ जाके कुछ कर रहा हूँ ना, तो फिर मुझे गिल्ट हो रहा है कि यार नहीं, ये तो नहीं करना चाहिए था, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, अब देखो, एथिक्स बेसिकली क्या है, स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन सोसाइटी, वेयर एज मॉरल्स आर स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग ऑफ एन इंडिविजुअल। जनरली क्या होता है, जो हमारे मॉरल्स होते हैं ना, जो हमारी वैल्यूज़ है, वो हमारी सोसाइटी से ही डिराइव होती है। मेरी जो भी सोसाइटी होगी वहाँ से मैं बहुत सारे वैल्यूज़ को डिराइव करूँगा, है ना। मैं बहुत सब लोगों को देख के सीखूंगा कि हाँ जी मुझे ये करना चाहिए या फिर ये नहीं करना चाहिए। तो मेरे जो मॉरल्स होंगे वो सोसाइटी से आएंगे, सोसाइटी से मैं मॉरल्स को सीखूंगा। तो सोसाइटी में क्या चल रहे हैं, एथिक्स। सोसाइटी में एथिक्स है, तो वो जो एथिक्स होंगे सोसाइटी के, वो मेरे इंडिविजुअल मॉरल्स को इन्फ्लुएंस करेंगे। इसका मतलब जो मेरे मॉरल्स है और जो समाज में जो एथिक्स चल रहे हैं उनके बीच में कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए, मतलब वो सेम होने चाहिए। तो जनरली ऐसा ही होता है, जनरली चीज़ें सेम होती है। बट कई बार यहाँ पे क्या होता है, कई बार कॉन्फ्लिक्ट होता है, कई बार हमारे जो मॉरल्स होते हैं वो समाज के एथिक्स के थोड़े से अगेंस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। इस सिचुएशन में एक जो इंसान होता है उसको क्या सहना पड़ता है, एथिकल डिसोनेंस। उसके लिए क्राइसिस की सिचुएशन आ जाती है कि यार अब मैं करूं क्या, समाज सही बोल रहा है या फिर मैं जो मेरा मानना है वो सही है। इसका एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो सती है, जो सती की प्रैक्टिस थी 1839 से पहले जो सती की प्रैक्टिस थी, उसमें क्या था बेसिकली, जो विडो थी उनको अपने हस्बैंड के साथ, लाइक जो फायर होता था जब हस्बैंड का अंतिम संस्कार करते तो विडो को भी उस अंतिम संस्कार में आग के साथ जला देते थे। तो समाज में ये चीज़ अनएथिकल नहीं थी उस समय पे, तभी तो हो रहा था। बट राजा राम मोहन रॉय को ये तो बहुत ज़्यादा इमोरल लगी।
राजा राम मोहन रॉय ने तो इसके खिलाफ बहुत सारी आवाज़ उठाई। मतलब जो समाज में एथिक्स थे और जो राजा राम मोहन रॉय के मॉरल्स थे उनके बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। डिफरेंस तो था ही ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। इसकी वजह से क्या हुआ, रिफॉर्म हुआ। तो जो सोशल रिफॉर्म्स होते हैं ना, सोशल रिफॉर्म्स में इस चीज़ की बड़ी वैल्यू होती है कि आपके मॉरल्स और जो समाज के एथिक्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है वो है कितना है, कैसा डिफरेंस है, इन सब की वजह से क्या होते हैं, रिफॉर्म्स होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब नेशन क्या होता है, नेशन का मतलब क्या होता है, हम पढ़ते हैं नेशन पढ़ते हैं, स्टेट पढ़ते हैं, इनका मतलब क्या होता है। देखो नेशन क्या है, कम्युनिटी ऑफ पीपल। सबसे पहले ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। 3-4 चीज़ें याद रखनी। एक तो कम्युनिटी ऑफ पीपल हु आर लिविंग इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी पर्टिकुलर होनी चाहिए, और सर्टेन कॉमन वैल्यूज़, हिस्ट्री और पॉलिटिकल आइडियाज़ होना चाहिए। बट ज़रूरी नहीं है कि कल्चर भी सेम हो। जैसे आप इंडिया का एग्जाम्पल लो, इंडिया इज़ अ नेशन, येस इंडिया इज़ अ नेशन, बट क्या इंडिया में कल्चर सेम है? क्या इंडिया में हर जगह कल्चर सेम है? नहीं, इंडिया इज़ अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी। मल्टी कल्चरल, अच्छा ये बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स है सोसाइटी के। एक तो मल्टी कल्चरलिज्म और एक प्लूरलिज्म। ठीक है, दोनों का क्या मतलब होता है? दोनों का मतलब ये होता है कि एक से ज़्यादा कल्चर एग्जिस्ट करते हैं एक सोसाइटी में। बट मल्टी कल्चरलिज्म सिर्फ ये कहता है कि एक से ज़्यादा कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं। प्लूरलिज्म ये कहता है कि बहुत सारे कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं जिसमें से एक कल्चर जो होता है वो डोमिनेंट होता है, बाकी सारे कल्चर जो होते हैं वो लेस डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, तो प्लूरलिज्म और मल्टीकल्चरलिज्म का बात को आपको ध्यान रखना है। मल्टीकल्चरलिज्म में सभी जो कल्चर्स हैं उनको हम ये मानते हैं कि ठीक है बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं, बट प्लूरलिज्म जैसे ही आएगा तो हम एक कल्चर को डोमिनेंट मानने लग जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब नेशन क्या होता है, देखो हाँ हम इंडिया के ऊपर थे, तो इंडिया के अंदर कल्चर तो सेम नहीं है, बट इंडिया इज़ अ नेशन। तो कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जहाँ पे भी नेशन आए उसका मतलब ये नहीं है कि कल्चर सेम होगा। दिस इज़ नॉट अ केस विद नेशन। नेशन का मतलब सिर्फ ये है कि कम्युनिटी ऑफ पीपल होगी जो एक पर्टिकुलर टेरिटरी में रह रही होगी, उनके कुछ कॉमन आइडियाज़ होंगे, कुछ कॉमन वैल्यूज़, हिस्ट्री और पॉलिटिकल आइडियाज़ होंगे, जैसे सेक्युलरिज्म। ठीक है, इंडिया में सेक्युलरिज्म जो है पॉलिटिकल आइडिया है एक, और इंडियंस का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इंडिया इज ए सेक्युलर सोसाइटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आता है पेट्रियाटिज्म वर्सेस नेशनलिज्म। पेट्रियाटिज्म और नेशनलिज्म में क्या डिफरेंस होता है? देखो पेट्रियाटिज्म जो है ना वो एक सोशल कॉन्सेप्ट है। पेट्रियाटिज्म का सीधा मतलब ये है कि आई लव माई नेशन। ठीक है, नेशनलिज्म जो है ना वो एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट हो जाता है। नेशनलिज्म में ना हम कंपेयर करने लगते हैं चीज़ों को। ठीक है, नेशनलिज्म में हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि हाँ उसमें हमारे अंदर एग्रेशन होगा, उसके अंदर हमारे नेशनलिज्म में हमें ये होगा कि यार इंडिया इज़ बेस्ट, इंडिया इज़ बेस्ट एंड नो अदर कंट्री इज़ बेटर देन इंडिया। ठीक है, पेट्रियाटिज्म में इंडिया इज़ बेस्ट, दैट इज़ इट। ठीक है, पेट्रियाटिज्म जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट है, सोशल कॉन्सेप्ट है। अब टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, इन्होंने आइडिया दिया, इन्होंने कहा कि यार हमें ना किसी नेशन के साथ अपनी आइडेंटिटी को अलाइन नहीं करना चाहिए। क्यों हम सिर्फ इंडियंस रहें, क्यों हम सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट के या एक पर्टिकुलर कास्ट के बन के रहें, रादर हमें फोकस करना चाहिए वासुधैव कुटुंबकम। वासुधैव कुटुंबकम मतलब एंटायर वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। ठीक है, हमें पूरी दुनिया को एक फैमिली की तरह मान के ही चलना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इंडियंस हैं या फिर हम सिर्फ कोई पर्टिकुलर रिलीजन, मान लो कोई ऐसे कहे कि नहीं मैं हिंदू हूँ। इन सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि नहीं, एंटायर वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, हम सब ह्यूमंस हैं। ठीक है, और ह्यूमंस भी नहीं, हम सब जितने भी लोग हैं हम सबको म्यूचुअली को एग्जिस्ट करना चाहिए, चाहे वो ह्यूमंस हो चाहे वो जानवर हो। बायोसेंट्रिक थोड़ा सा होना पड़ेगा हमें, है ना। तो वासुधैव कुटुंबकम किसका आइडिया, मतलब वासुधैव कुटुंबकम के एम्फेसाइज किसने कहा, टैगोर ने। ठीक है, वी शुड एसोसिएट आवर लव विद ह्यूमैनिटी एट लार्ज रादर देन ओनली विद अ नेशन। ठीक है, अब वैल्यूज़ क्या होती है, नेक्स्ट टर्म आता है वैल्यूज़। वैल्यूज़ क्या होती है, देखो वैल्यूज़ बेसिकली ना, वैल्यूज़ आर दो स्टैंडर्ड्स, ठीक है, विच हेल्प अस टू चूज़ आर प्रेफरेंसेस। सिंपली क्या होगा कि बहुत सब सिचुएशन में ना दो तीन चीज़ें होगी, मेरे को इनमें से एक चूज़ करना है। मैं कैसे चूज़ करूँगा, अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से। ठीक है, वैल्यूज़ हमें क्या बताती है कि क्या डिज़ायरेबल है, ठीक है, और क्या डिज़ायरेबल नहीं है। वैल्यूज़ और एथिक्स में यही होता है। एथिक्स ये बताते हैं क्या सही है, ठीक है, क्या सही है और क्या गलत है। वैल्यूज़ ये बताती है कि क्या डिज़ायरेबल है, ठीक है, क्या कौन सी क्वालिटीज़ ऐसी है कि जो हो तो बंदा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, या वो वाली जो क्वालिटीज़, जैसे इसको ऐसे समझो, करेज है, करेज
करेज एक वैल्यू है, गुड वैल्यू है। बहादुर होना अच्छी बात है, अगर किसी कोई मान लीजिए बहादुर है तो अच्छी बात है ना। लेकिन अगर कोई करेजियस पर्सन है या फिर कोई बहादुर है तो इसका मतलब ये है कि वो एथिकल है। ज़रूरी थोड़ी है कि करेजियस व्यक्ति एथिकल भी होगा, या ज़रूरी नहीं है कि जो इतना करेजियस नहीं है वो अनएथिकल हो, है ना। तो वैल्यूज़ क्या बताती है, क्या डिज़ायरेबल है और क्या डिज़ायरेबल नहीं है। ऑन द अदर हैंड एथिक्स क्या बताएंगे, क्या सही है और क्या गलत है, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। वैल्यूज़ क्या बता रही है, डिज़ायरेबल एंड व्हाट इज़ नॉट डिज़ायरेबल। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। अब देखो, वैल्यूज़ जो होती है ना वो रिलेटिवली स्टेबल और एंड्यूरिंग होती है। एंड्यूरिंग मतलब बहुत लास्ट करती है, बहुत टाइम तक, बहुत ईजिली चेंज नहीं होती है। सॉरी। ठीक है, वैल्यूज़ आर रिलेटिवली स्टेबल एंड एंड्योरिंग, मतलब बहुत इजीली वैल्यूज़ हमारी होती है, वो चेंज नहीं होती। और कोई बहुत इंटेंस इवेंट होता है ना, जब कोई बहुत इंटेंस इवेंट होता है उसके बाद में हमारा जो वैल्यू सिस्टम हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत चेंज आ जाए। जैसे अशोका जो थे, मौर्यास के टाइम पे रूलर थे अशोका। तो इनका क्या था, इनकी पॉलिसी थी भेरी घोषा। भेरी घोषा क्या थी, अब ये वाले टर्म्स आपको यूज़ करने हैं। भेरी घोषा ये क्या था, मिलिट्री वॉरफेयर, मतलब आपको नई टेरिटरी अपनानी है, मिलिट्री एक्सकवेशंस करो, आप बैटल्स करो और उससे आप नई नई टेरिटरी को कब्जाते जाओ। भेरी घोषा की टेरिटरी वो थी पॉलिसी। लेकिन कलिंग वॉर होती है, कलिंग वॉर में वो देखते हैं कि यार पूरी एक नदी है उसमें खून बह गया है, और उनका पूरा हार्ट जो होता है वो पूरा ऐसे दुखी हो जाते हैं, वो पूरा बिल्कुल अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। उन्होंने क्या किया, इस इवेंट के बाद में जो कलिंग वॉर का जो एक इवेंट था, इनकी जो भेरी घोषा की वैल्यू थी वो बिल्कुल चेंज हो गई, इनकी जो वायलेंस की वैल्यू थी वो बिल्कुल चेंज हो गई, और इन्होंने नॉन वायलेंस को प्रेफर किया। ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ धम्म घोष, है ना। इन्होंने धम्म घोष की पॉलिसी को वो किया, पहले क्या थी, भेरी घोष। तो ये वाला जो ट्रांजिशन है ये एक बहुत इंटेंस इवेंट हुआ, उसके बाद में इनकी वैल्यूज चेंज हुई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ एक बार ऐसे ही जा रहे थे और कोई बहुत नॉर्मल सा इवेंट हुआ, ऐसा नहीं होगा। वैल्यूज़ चेंज होने के लिए आपको स्टेब जो होगा, एक बहुत इंटेंस इवेंट होगा ना, उसके बाद में आपकी वैल्यूज़ जो होगी वो चेंज हो जाती है। अब कुछ इकोनॉमिक वैल्यूज़ होती हैं हमारी और कुछ सोशल वैल्यूज़ होती हैं। इकोनॉमिक वैल्यूज़ कैसे, जैसे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी है वो एक इकोनॉमिक वैल्यू है कि जितने ज़्यादा आप एफिशिएंट होगे आप उतना ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाओगे, है ना। अल्टीमेटली जो इकोनॉमिक वैल्यू है उसमें सारा खेल इनपुट और आउटपुट का ही है। तो एफिशिएंसी इज एन इकोनॉमिक वैल्यू। मेरिट जो होगी वो हमारी इकोनॉमिक वैल्यू है, जो जितना ज़्यादा मेरिटोरियस है, जो जितना ज़्यादा जिसको नॉलेज है उसको उतना ज़्यादा आगे जाना चाहिए, इकोनॉमिक वैल्यू। कॉम्पिटिशन इज एन इकोनॉमिक वैल्यू। बट सोशल वैल्यू क्या होती है, सोशल वैल्यू होती है जस्टिस, इक्वालिटी, फेयरनेस, ये सब सोशल वैल्यू है। जैसे अब मेरिट और फेयरनेस को एक बार कंपेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए एक इंडिविजुअल है, उसके 95% मार्क्स आए, ठीक है। एक इंडिविजुअल है उसके 80% मार्क्स आए। अब मेरिट के हिसाब से जो होगा, कौन बेटर है, कौन ज़्यादा हम ये कहेंगे कि वैल्यूएबल है इकोनॉमिक्स टर्म्स में, 95% वाला, क्योंकि इसके पास मेरिट ज़्यादा अच्छी है। बट क्या ये फेयर है, नहीं फेयर नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें इनका बैकग्राउंड भी तो देखना पड़ेगा। हो सकता है जो 95% वाला हो इसको सारे रिसोर्सेज मिले हो, बहुत अच्छे स्कूल में गया हो, बहुत अच्छी ट्यूशन क्लासेस मिली हो, बहुत अच्छे लाइक माहौल में पला बड़ा है, अच्छी फैमिली है, सब कुछ अच्छा मिला हुआ है, तो इसके पास अच्छे मार्क्स है। और ये जो 80% वाला है, ये बेचारा गवर्नमेंट स्कूल में किसी बहुत ही लोकल स्कूल में गया था, इसको ना कोई ट्यूशन की फैसिलिटी मिली, ना इसके पास अच्छी बुक्स थी, खुद की मेहनत पे लेके आया। जब हम ये सब चीज़ें कंपेयर कर रहे हैं तब हम किस में जा रहे हैं, फेयरनेस पे। तब हम फेयरनेस ऑफ दिस मेरिट, हम इस मेरिट की फेयरनेस को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, सोशल वैल्यू। मेरिट अपने आप में क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। ठीक है, हाँ, तो अब ये और देख लेते हैं, जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, एनीथिंग इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकम्स अ वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई भी कैपिटलिस्ट नेशन होगा, जो कैपिटलिस्ट नेशन होगा उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, कंपटीशन, मार्केट। ठीक है, मार्केट जो कैपिटलिस्ट होते हैं उसके अंदर मार्केट जो होता है वो पूरा डिमांड सप्लाई को चेक कर रहा है, तो कंपटीशन वहाँ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, लेकिन जो सोशलिस्टिक सोसाइटी होगी उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वेलफेयर ऑफ इट्स मेंबर्स, जो सोसाइटी के लोग हैं, सभी जो जितने भी इंडिविजुअल है उस सोसाइटी में, उन सबका भला होना चाहिए, वो इस पर फोकस करते हैं। तो मतलब वैल्यूज़ भी अलग अलग हो सकती है। हो सकता है मेरे लिए एक चीज़ वैल्यू है और आपके लिए वो नहीं हो इतनी इंपॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए मैं ये कहूँ कि नहीं यार, करेज मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ठीक है, या फिर मैं ये कह दूँ कि
आपको बहुत ज़्यादा बहादुर होना पड़ेगा, तभी मैं ये मानूंगा कि हाँ मेरे लिए तो जो जितना ज़्यादा बहादुर वो इतना बढ़िया। हो सकता है आप ये ना मानो, आप ये कहो कि नहीं यार बहादुर होने से सब कुछ नहीं होता, कोई बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए। तो सबकी अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, आपको समझ आया होगा। चलिए अब एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस की ही दूसरी यूनिट पे चलते हैं हम, जो है एसेंस ऑफ एथिक्स, ठीक है। चलिए सिर्फ एक सेकेंड, हाँ, एसेंस ऑफ एथिक्स, ठीक है। सबसे पहले तो एथिक्स कैन नॉट बी शेप्ड इन आइसोलेशन। एसेंस ऑफ एथिक्स मतलब हम एथिक्स के बारे में और डिटेल में जान रहे हैं कि अल्टीमेटली है क्या, सब कुछ जान लेते हैं अभी। सबसे पहले तो इट कैन नॉट बी शेप्ड इन आइसोलेशन, मतलब मैं घर में बैठे बैठे ऐसा नहीं होगा कि मेरे अंदर एथिक्स डेवलप हो जाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। मुझे धीरे 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 मैं जैसे सोसाइटी में इंटरेक्ट करूँगा, जैसे लोगों से घुलूँ मिलूँगा, मेरे को पता लगेगा कि हाँ ये वाली चीज़ जो मैंने कितना ही अच्छी की थी, नहीं ये वाला जो मेरा एक्ट था वो गलत था, उसकी वजह से मुझे लोगों ने ऐसे कहा था कि नहीं तुमने अच्छा नहीं किया, कोई हर्ट हुआ था, तो मैं क्या करूँगा, वो एक्ट नहीं करूँगा, वो चीज़ अच्छी नहीं है। इसका मतलब एथिक्स जो है दे कैन नॉट बी शेप्ड इन आइसोलेशन, ठीक है। एथिक्स कैन नॉट बी शेप्ड इन आइसोलेशन, पहली चीज़ आपको क्लियर होगी। दूसरी चीज़, अब आइसोलेशन में शेप नहीं होते हैं तो कैसे सीखा जाता है, सोशलाइजेशन के प्रोसेस से। अब कोई बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा है, वो पैदा हुआ है, उसको ये थोड़ी पता है कि हाँ ये एथिकल चीज़ है, ये एथिकल चीज़ नहीं है। वो बेचारा, उसको तो अभी तक कुछ आइडिया है ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। छोटा बच्चा होता है वो तो अपने पेरेंट्स को मार भी देता है ना। एक छोटा 1-2 साल का बच्चा है मान लीजिए, तो वो अपने पेरेंट्स को ऐसे मार दिया, उनके बाल फाड़ लिए, है ना, थोड़े बहुत उनके साथ ऐसे कुछ भी, उनको चश्मा फेंक के मार दिया उनके ऊपर गुस्से में, तो उसको भी पता नहीं है ना कि ये सब चीज़ें गलत है। धीरे धीरे सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस होगा उससे उसको सिखाया जाएगा कि नहीं बेटा, जो बड़े हैं उनका आदर करना चाहिए, बड़ों को नहीं मारते हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, पेरेंट्स के सामने झूठ नहीं बोलते हैं, पेरेंट्स के सामने हाथ नहीं उठाते हैं। तो धीरे धीरे जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है ना, इसके थ्रू हम एथिक्स को इनकलकेट करते हैं, ठीक है। एक बच्चा होता है, उसको नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसको धीरे 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 समझ आता है सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू। स्कूल में जाएंगे, फिर टीचर्स बताएंगे उसको कि कुछ हाँ कि आपको सच बोलना चाहिए, डिसिप्लिन में वो टीचर्स उसको ये कहेंगे कि नहीं आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे ही स्कूल में आना है ना, एक स्कूल का एक टाइम फिक्स्ड होता है। तो ये सब क्या है, सोशलाइजेशन के प्रोसेस हैं, जिसकी वजह से एक बंदा जो होगा वो एथिक्स को सीखेगा। अब नेक्स्ट चीज़, एथिक्स चेंजेस विथ टाइम, प्लेस एंड पर्सन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट ये प्रूव करता है कि एथिक्स आर रिलेटिव, ठीक है, एथिक्स आर रिलेटिव। अब इस पॉइंट के ऊपर मैं ज़्यादा टाइम अभी नहीं लगाऊंगा क्योंकि इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी 5-10 मिनट के अंदर अंदर, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए प्लेस के बारे में डील करते हैं हम। एक अमेरिका की सोसाइटी है, ठीक है, और एक सोसाइटी है इंडिया की। क्या इन दोनों सोसाइटी में एथिक्स सेम है? नहीं। अमेरिकन्स के लिए, इंडिया के लिए, चलो पहले इंडिया के बारे में बात करते हैं। इंडिया के अंदर लिव इन जो कल्चर है, लिव इन रिलेशनशिप का कल्चर, उसको बहुत गलत माना गया है, लेकिन अमेरिका में तो इसको गलत नहीं माना जाता इतना, है ना। अमेरिका के हिसाब से तो यार ये एथिकल है, लेकिन हमारे आज भी हमारी सोसाइटी में इसको बहुत अनएथिकल माना जाता है, ठीक है। तो प्लेस के हिसाब से भी एथिक्स वेरी करते हैं। पर्सन के हिसाब से, हर एक इंडिविजुअल जो होगा, मान लीजिए कि कोई एक इंडिविजुअल है, उसका कोई एक पर्टिकुलर जेंडर है या पर्टिकुलर रिलीजन है, ठीक है, तो उस रिलीजन उस जेंडर के बेसिस पे भी उसके एथिक्स चेंज होते रहेंगे। टाइम के हिसाब से भी एथिक्स चेंज होते रहेंगे। टाइम के हिसाब से कैसे? जैसे मान लीजिए कि आप हो एक तो 2024 में, और एक आप जाइए 1924 में, एक आप जाइए 1824 में। इन सभी टाइम पे एथिक्स सेम है क्या? नहीं, बहुत डिफरेंस है। 2024 में हम बात करते हैं इक्वालिटी की कि नहीं, पहले 1924 में हम इक्वालिटी की किस टर्म्स में बात करते थे, मेल और फीमेल इक्वल हैं। अब हम बात करें कि नहीं, जो अपने आप को मेल और फीमेल जेंडर में आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं यार, वो भी इक्वल्स हैं, है ना। होमोसेक्सुअलिटी है, जैसे होमोसेक्सुअलिटी है, ठीक है, तो ये होमोसेक्सुअलिटी का नोशन भी चेंज होता है। अब आप एक काम कीजिए, टाइम के और अच्छे एग्जाम्पल लेते हैं। आप चले जाइए प्री हिस्टोरिक एज में, प्री हिस्टोरिक एज, ठीक है, जिस टाइम पे हम जो ह्यूमंस थे वो इवॉल्व हो रहे थे, गुफाओं में रहते थे, तो उस टाइम पे एथिक्स ऐसा कुछ होता था कि नहीं आपको किसी का शिकार नहीं करना, एक और ह्यूमन को नहीं मारना चाहिए आपको, ऐसा तो नहीं होता था, ठीक है। तो टाइम के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है एथिक्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं। इसके बारे में हम अभी और बहुत डेप्थ में देखेंगे, ठीक है। अब एथिक्स आर एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है हमने पढ़ लिया है, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है।
नेक्स्ट चीज़ क्या है, अपनी जो 5 सेंसेस है उनसे परसीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एथिक्स एंड वैल्यूज़ आर इंटर रिलेटेड। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। जो हमारे एथिक्स होते हैं ना, जो चीज़ें हमें ऐसे होता है कि हाँ यार ये वाली चीज़ एथिकल है, उसी के बेसिस पे हमारी वैल्यूज़ डेवलप होती हैं। जैसे मान लीजिए ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी विल लीड टू इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी विल लीड टू प्रॉबिटी। ठीक है, ऑनेस्टी क्या होती है, ईमानदारी की, नहीं मुझे ईमानदार रहना है। इंटेग्रिटी क्या है कि हर सिचुएशन में आपको ईमानदार रहना है, ये नहीं सिचुएशन के हिसाब से आपको बदल नहीं जाना है। ठीक है, अब एथिक्स आर सब्जेक्टिव इन नेचर, यस तभी तो ये चेंज हो रहा है। हमने कहा ना एथिक्स चेंजेस विद टाइम प्लेस एंड पर्सन, इसका क्या मतलब है कि ये सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऐसा तो होता नहीं कि ये ही एथिकल है, इसके अलावा कुछ और एथिकल हो ही नहीं सकता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लॉज वर्सेस एथिक्स हमने फर्स्ट जो पढ़ा था एथिक्स की डेफिनेशन के बाद में, यही पढ़ा था कि इन अ लॉ अ मैन इज़ गिल्टी इफ़ ही वायलेट्स अ लॉ, बट इन एथिक्स ही इज़ गिल्टी इवन इफ ही थिंक्स ऑफ डूइंग सो, इमानुअल कांट ने बोला था। लेकिन इसको थोड़ा और देखते हैं, चलिए। लॉज जो होंगे ना, दे विल स्टॉप अस फ्रॉम डूइंग रॉन्ग। जो लॉज होंगे, जैसे मान लीजिए मर्डर है, दोबारा से मर्डर का एग्जाम्पल लेते हैं। मर्डर के लिए हमारे पास सज़ा है, हमारे लॉ है वो मर्डर को क्रिमिनलाइज करते हैं, तो हमें रोक रहे हैं कि नहीं मर्डर गलत चीज़ है, आप ये मत कीजिए। या फिर लेट से चीट करना है, ठीक है, एग्जामिनेशन में चीटिंग करना है, ये गलत है, इसको मत कीजिए, आपको पनिशमेंट मिलेगी। या फिर चोरी करना है, ठीक है, स्टीलिंग है, ये सब गलत चीज़ है, इनके लिए आपको सज़ा मिलेगी। तो ये क्या कर रहा है, लॉ हमें प्रोहिबिट कर रहा है कि गलत नहीं करना है, गलत करोगे तो सज़ा मिलेगी। लेकिन एथिक्स क्या कह रहे हैं, एथिक्स कह रहे हैं कि आप अच्छी चीज़ें कीजिए। एथिक्स मोटिवेट करता है आपको अच्छा करने के लिए। एथिक्स मोटिवेट करता है कि नहीं यार आप है ना ट्रूथ बोलिए, ठीक है, आपको हमेशा सच बोलना चाहिए। एथिक्स मोटिवेट करेगा कि नहीं यार आज सोसाइटी में पीस होना चाहिए, अगर कहीं पे वायलेंस हो रही है तो आप उसके खिलाफ खड़े होइए, अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके खिलाफ बात कीजिए कि नहीं यार ये गलत हो रहा है, इसको मत करो। ठीक है, तो एथिक्स हमें हमेशा मोटिवेट करेंगे सही चीज़ें करने के लिए, जबकि लॉज जो होंगे वो हमें रोकेंगे कि नहीं 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 ये गलत है, इसको मत करना, इस ये करोगे तो सज़ा मिलेगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई एथिकल है सिर्फ इस डर से कि यार अगर मैंने ये नहीं किया तो मुझे सज़ा हो जाएगी, तो इसका मतलब एथिकल नहीं है, वो सिर्फ दिखावा कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि एक इंडिविजुअल है ये, ठीक है, एक्स नाम का इंडिविजुअल है, और ये हमेशा ना बाइक पे हेलमेट लगा के जाता है। ठीक है, एक दिन इससे एक पुलिस वाले ने पूछा कि भैया आप हेलमेट हमेशा जब भी मैं आपको देखता हूँ आप हेलमेट लगा के रखते हो, इसका क्या रीज़न है। तो इसके पास दो आंसर्स हैं। एक सिचुएशन में ये कहता है कि यार मेरे को ना लॉज हैं हमारे कुछ, ठीक है, मेरे को उन लॉज को भी पालन करना है, मेरे को ये भी पता है कि ये इंपॉर्टेंट है हेलमेट मेरे लिए, ठीक है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है। एक तो ये पर्सपेक्टिव है। दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है, ये कहे कि यार देखो अगर मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा मेरा चालान कट जाएगा, मैं तो सिर्फ इस डर से हेलमेट पहनता हूँ, तो इसका मतलब एथिकल नहीं है, वो सिर्फ लॉ के डर से हेलमेट पहन रहा है। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, एथिक्स को डिटरमाइन क्या क्या करता है, क्या क्या चीज़ें जो होगी वो एथिक्स को शेप करेगी। ठीक है, इसमें हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स रेफर्स टू दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस एंड शेप्स एथिकल सेटअप ऑफ अ पर्सन। इसमें हम बात करेंगे प्लेस, पर्सन और टाइम की। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है इंडिविजुअल फैक्टर्स। इंडिविजुअल फैक्टर्स, पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी होगी, उसका जो IQ है, उसका जो इमोशनल क्वोशेंट है, उसके हिसाब से उसके एथिक्स डिटरमाइन होंगे, उसके हिसाब से वो सोच पाएगा। मान लीजिए कोई बहुत अच्छी IQ का बंदा होगा, वो ये सोचेगा कि नहीं यार अगर मैंने ये किया, वो सारे कॉन्सिक्वेंसेज एकदम में लगा देगा, यार अगर मैंने ये किया तो इसका ये कॉन्सिक्वेंस होगा और इसका ये नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, अगर मान लीजिए मैंने कुछ गलत किया तो उससे पूरी सोसाइटी में गलत चीज़ें परपैचुएट होगी, तो मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो आपकी जो IQ है या आपका जो इमोशनल क्वोशेंट है वो आपके एथिक्स को क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा काफ़ी हद तक। उसके बाद में आपकी फैमिली, फैमिली जो होती है हमारी वो हमें सिखाती है सब कुछ कि हाँ यार ये चीज़ सही है, हमारे परिवार ने हमें बहुत सारी शिक्षाएं दी है, बहुत सारा ज्ञान दिया है। तो हमारी फैमिली भी जो होगी वो भी हमें बताएगी कि ये एथिकल है ये नहीं है, वो भी डिटरमाइन करेगी हमारे एथिक्स कैसे हैं। हमारा रिलीजन डिटरमाइन करेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई कृष्ण भगवान में बहुत मानता है, ठीक है, कोई कृष्णा में बहुत ज़्यादा बिलीफ रखता है, तो कृष्णा की फिलॉसफी क्या है, कृष्णा ने क्या कहा, महाभारत उसके गीता के टाइम पे भी कृष्णा ने यही कहा कि नहीं यार आप सिर्फ कर्म पे ध्यान दिए, आप कर्मा करो, है ना, आपका फोकस कर्म पे होना चाहिए, आपका फोकस फल पे नहीं होना चाहिए। तो कोई इंडिविजुअल होगा वो ये सोचेगा कि हाँ यार मुझे सिर्फ अपने कर्म अच्छे करना है, मुझे फल की चिंता ही नहीं करनी है कि क्या फल होगा क्या नहीं होगा, तो ये सब कर्म अच्छे होने चाहिए। ये कौन कह रहा है, रिलीजन कह रहा है, ठीक है, कृष्ण भगवान कह रहे हैं। तो हमारा जो रिलीजन है वो भी डिटरमाइन करता है।
ठीक है, कि आप क्या आपके लिए एथिकल होगा, क्या एथिकल नहीं होगा, सब इंडिविजुअल रिलीजन्स का अलग अलग होगा। जैसे जैनिज़्म है, ठीक है, जैनिज़्म के अंदर एक्सट्रीम पेनेंस की बात होती है। जैनिज़्म के अंदर ये बात होती है कि माइक्रोब्स को भी नहीं मारना है। जैनिज़्म वाले तो इसको भी कहते हैं कि नहीं, अगर आप एग्रीकल्चर करोगे तो माइक्रोब्स की डेथ हो सकती है, तो एग्रीकल्चर को भी डिसरिगार्ड करते हैं। तो वो उनका मानना है, उसके बेस पे उनके एथिक्स डिटरमाइन होते हैं। तो एक इंडिविजुअल जो है उसका रिलीजन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है उसके एथिक्स को डिटरमाइन करने में। नेक्स्ट, पीयर ग्रुप, जो मेरे साथ के लोग हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो भी डिटरमाइन करेंगे ना कि मैं कैसे, कितना एथिकल हूँ, कितना एथिकल नहीं हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा एक ग्रुप है, ठीक है, मान लीजिए ये मेरा एक ग्रुप है, इसके अंदर सारे जितने भी लोग हैं ना, वो सब बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती है, हार्ड वर्किंग है, ठीक है, सब हार्ड वर्किंग है, सब 95% लाने वाले हैं। तो मेरे ऊपर ये होगा कि हाँ यार, मेहनत करना अच्छी चीज़ है, मुझे भी मेहनत करनी चाहिए। तो मेरा एथिक, जो मेरी एथिकल सेटअप है ना, उसके अंदर हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा अच्छे से बिल्ड हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि ये लोग हैं चीटर्स, इनका काम है एग्ज़ाम से पहले हमें क्या करना है जी, एक प्रिंट आउट निकालना है, 45% पे फोटोकॉपी वाले को बोलना है कि 45% पे निकाल दीजिए इसका प्रिंट आउट, ठीक है, उस पर्ची को ले जाना है एग्जामिनेशन हॉल में और वहाँ से चीट करना है और कुछ नहीं पढ़ना है। अब मेरे को ऐसे हो जाएगा कि हाँ यार, मेरा पीयर ग्रुप ऐसा है, तो मैं इन्फ्लुएंस तो होऊंगा ना अपने पीयर ग्रुप से, तो मेरा पीयर ग्रुप भी मेरे एथिक्स को डिटरमाइन कर रहा है मतलब। अब एपिसोडिक इवेंट्स, कई बार हमारी लाइफ में ना बहुत एक स्ट्रॉन्ग इवेंट होता है जिसके बाद में हमारे एथिक्स जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। जैसे अंगुलीमाल और बुद्धा। अंगुलीमाल कौन है? अंगुलीमाल एक एक टाइप से मान लीजिए डाकू है, ठीक है, ये डाकू है और ये लोगों को मारता भी है, बहुत गलत हरकतें करता है, बिल्कुल अनएथिकल है। ये बुद्धा से मिलता है और फिर इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, बिल्कुल ये सेंट बन जाता है एकदम में। तो एक एपिसोडिक इवेंट हुआ, उससे भी हमारे एथिक्स को बहुत ज़्यादा मतलब चेंज हो गए, बिल्कुल ही हमारे एथिक्स डिटरमाइन होते हैं। जैसे कलिंग वॉर हमने भी पढ़ा, कलिंग वॉर के बाद में अशोका के बिल्कुल भेरी घोषा था पहले पॉलिसी, फिर धम्म घोष हो गया। ऐसे ही हरीश चंद्रा, जो गांधी जी थे, हरीश चंद्रा के, राजा हरीश चंद्र के प्ले से इतने ज़्यादा इंस्पायर हुए, उसके बाद में उन्होंने झूठ बोलना ही छोड़ दिया, ट्रूथ को बिल्कुल ऐसे कर लिया कि नहीं मैं सिर्फ ट्रूथ ही बोलूँगा, ठीक है। तो ये एपिसोडिक इवेंट्स हैं जो ये भी हमारे एथिक्स को डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद में इकोनॉमिक स्टेटस, जो रिच पीपल है दे हैव फ्यूअर रीजंस टू बिहेव इन एन अनएथिकल मैनर। जैसे कि मान लीजिए कि एक पर्स है आपके पास, कोई एक बहुत गरीब इंसान है, उसने आपका पर्स चुरा लिया, 4-5 दिन से भूखा था, उसके पास पैसे नहीं थे, उसने आपका पर्स चुरा लिया। और एक बहुत अमीर इंसान ने पर्स चुराया, तो ज़्यादा बड़ी गलती, ज़्यादा अनएथिकल एक्ट किसका है? इस अमीर इंसान का है, क्योंकि गरीब की मजबूरी थी, उसके पास और कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। नो डाउट गलत था, बट कंपेयर अगर करें तो ये गरीब का जो एक्शन था ये ज़्यादा गलत था, और सॉरी ज़्यादा अमीर का एक्शन जो था वो ज़्यादा गलत था। गरीब वाला फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, नेसेसिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। अब आ जाओ प्लेस। प्लेस के बारे में हमने लिव इन रिलेशनशिप की बात कर ली थी। अब नेक्स्ट चीज़, बी फिटिंग। इंडिया में बी फिटिंग को क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि नहीं, हम तो बी फिटिंग में बिल्कुल ऐसे थे ना, काऊ को तो हम वर्शिप करते हैं, लेकिन वेस्टर्न सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे बीफ को बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। तो एक प्लेस जो है वो भी डिटरमाइन कर रही है ना एथिक्स क्या है। बीफ, इंडिया में अगर आप बीफ खा रहे हो तो आप अनएथिकल हो बहुत सब लोगों के हिसाब से, लेकिन अगर आप वही यूएसए में खा रहे हो तो शायद किसी को मतलब नहीं है, सबको ऐसे कि ठीक है यार, कॉमन चीज़ है। इवन जो हमारे ब्रांड्स जैसे मैकडी और ये सब है, तो इनके लिए इनका जो मेजर रेवेन्यू आ रहा है फॉरेन से, वो बीफ से आ रहा है, बहुत ज़्यादा बीफ कंज्यूम करते हैं ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो प्लेस भी जो होगी वो हमारे एथिक्स को डिटरमाइन करेगी, ठीक है। जैसे अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, बुरखा। आपने बुरखा देखा, बुरखा के बारे में सुना होगा। अब अगर आप फ्रांस में बुरखा पहन के चले जाओ, मान लो पब्लिक प्लेस पे आपने बुरखा पहन लिया, आपको सज़ा हो जाएगी। फ्रांस में आपने बुरखा पहन लिया, एक फीमेल ने मान लीजिए बुरखा पहन लिया, तो उसको सज़ा हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो फ्रांस की सोसाइटी है वो अलाउ नहीं करती है, उसके हिसाब से अनएथिकल है। बट वहीं पे आप गए ईरान में, ईरान में आपने बुरखा पहना तो सब आपको प्रेज़ करेंगे, हाँ यार ये एथिकल है, ये बहुत एथिकल फीमेल है, इन्होंने तो अपने जो रिलीजन उसको बहुत अच्छे से मानती हैं। तो प्लेस के हिसाब से जो है आपके जो एथिक्स है वो चेंज होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आ गया टाइम। टाइम हमने अच्छे से पढ़ लिया था कि हो सकता है कोई चीज़ पहले एथिकल हो और अब अनएथिकल हो जाए। जैसे सती, सती की प्रैक्टिस जो थी वो 17th 18th सेंचुरी में ये तो कॉमन थी, चलती थी कि हाँ यार ठीक है, अनएथिकल नहीं माना जाता था, बाद में अनएथिकल हो गया। धीरे धीरे समाज ने इसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। आज के टाइम पे तो सती बहुत अनएथिकल मानी जाती है। लव मैरिजेज़ है, लव मैरिजेज़ थोड़े से टाइम पहले जाइए आप,
70s में चले जाओ, उस टाइम पे लव मैरिजेस को बहुत ही गलत माना जाता था। 2000s में लव मैरिज को थोड़ा ठीक मानना जाने लगा, थोड़ा सा चेंज आया है। 2020s में काफ़ी हद तक चेंज आ रहा है। ठीक है, तो टाइम जो है वो चेंज करता है हमारे एथिक्स को। धीरे धीरे ह्यूमंस इवॉल्व होते हैं, धीरे धीरे सब चीज़ें इवॉल्व होती है, धीरे धीरे हमारा माइंडसेट और ब्रॉडन होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें हम एक्सेप्ट करते हैं, कुछ चीज़ें हम रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो टाइम का हमारे एथिक्स के ऊपर बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट, अब एक सिविल सर्वेंट है, आप एक आईएएस हैं, आईपीएस है, आईआरएस हो या कोई स्टेट सर्विसेज में हो, तो आपके लिए आपके एथिक्स को कौन डिटरमाइन करेगा, क्या सही है क्या नहीं है? आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहला तो ये आएगा कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो पत्थर की लकीर है। आप एक बार यूँ मान के चलिए कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगर अगेंस्ट जाके कुछ कर रहे हैं ना, मतलब आप कहीं ना कहीं अनएथिकल एक्ट कर रहे हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है इक्वालिटी है, आपको इंडिया के अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए, और आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो अगर किसी भी चीज़ के ऊपर, जेंडर के ऊपर, कास्ट के ऊपर, ठीक है, रिलीजन के बेसिस पे, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हो। ठीक है, तो एक सिविल सर्वेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट कौन होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद में लॉज क्यों? क्योंकि जो सिविल सर्वेंट्स है ना, ये हमारे एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में आएंगे, इनको लॉज को इम्प्लीमेंट करना है। अल्टीमेटली इनको, ये परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है, इसको लॉज को इम्प्लीमेंट करना है। ये लॉज जो है ना, ये कौन बना रहे हैं? एमपीज, एमएलएज। और ये एमपी एमएलए कौन है? जिनको हम इलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली इंडिया में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में लोगों की चलती है, पीपल आर सुप्रीम, है ना। तो जो लोग हैं, लोगों ने इनको इलेक्ट किया है, एमपीज़ को और एमएलएज को, तो ये जो लॉज बना रहे हैं उनको रिस्पेक्ट करना एक सिविल सर्वेंट का काम है। उसकी जॉब ही वही है, जो लॉ बने हैं उन लॉज को मानना ही जॉब है। ठीक है, नेक्स्ट, कंसाइंस क्या है? अंतरात्मा, मन की आवाज़, कि आपको अंदर से कोई गट फीलिंग आ रही है कि नहीं यार, ये वाला एक्ट है, ये सही है, ये वाला एक्ट गलत है, तो आप अपनी कंसाइंस के हिसाब से, आपकी जो इनर वॉइस है, जो हमारी इनर वॉइस होती है ना, वो हमेशा हमें सही गाइड करती है। जब भी हम कुछ गलत करने वाले होते हैं ना, तो अंदर से आवाज़ आती है कि यार मत कर, ये गलत है। होता ना, चाहे आप कितने ही अनएथिकल हो, लेकिन जब आप कुछ गलत करने वाले हो ना, आपके अंदर से एक बार आवाज़ ज़रूर आएगी कि यार कर तो मैं गलत ही रहा हूँ। तो ये जो कंसाइंस होती है ना, ये भी डिटरमाइन करती है। उसके बाद में कोड ऑफ कंडक्ट, सिविल सर्वेंट्स की कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं ना, कि आपको लाइक एक आईएएस है, ठीक है, उसको प्रिपेयर्ड रहना है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है 24 आवर्स के लिए। आपकी जो, अगर आप एक डीएम हो तो आपके 24 घंटे उस डिस्ट्रिक्ट को डिवोटेड है ना, आपको लोगों के लिए काम करना पड़ेगा, सबकी प्रॉब्लम सुननी पड़ेगी। कोड ऑफ कंडक्ट है, आपका एक कंडक्ट बना हुआ है कि आपको ऐसे काम करना है, आपको करप्शन नहीं करना है ना, आपको प्रॉपर किसी से ऐसे गिफ्ट्स एक्सेप्ट नहीं करने हैं। तो आपके जो कोड ऑफ कंडक्ट होंगे वो भी आपके एथिक्स को डिटरमाइन करेंगे। और फिर अल्टीमेटली सोसाइटी तो है ही, सोसाइटी तो डिटरमाइन करेगी। जैसी आपकी सोसाइटी होगी, जिस सोसाइटी में आप काम कर रहे होगे, उस सोसाइटी के हिसाब से जो चीज़ें सही है या जो चीज़ें गलत है, वो भी बहुत हद तक आपके एथिक्स को इन्फ्लुएंस करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब आता है मॉरल फिलॉसफी के स्कूल्स। मॉरल फिलॉसफी के दो मेजर स्कूल है। एक तो एथिकल रिलेटिविज्म। रिलेटिविज्म क्या कह रहा है? एथिक्स रिलेटिव है, पर्सन, प्लेस और टाइम के हिसाब से चेंज होते हैं। ये बात तो हमने अभी बहुत डेप्थ में पढ़ी है। लेकिन दूसरा स्कूल ये कह रहा है, एथिकल यूनिवर्सलिज्म एक स्कूल है, वो कह रहा है एथिक्स जो है ना, वो एब्सोल्यूट होते हैं, वो यूनिवर्सल हैं, बट उनकी मैनिफेस्टेशन चेंज होती रहती है। मतलब जैसे हम ये कहें कि लव एक यूनिवर्सल वैल्यू है, ये एथिकल है, हर जगह पे एथिकल है, ठीक है, बट इसकी मैनिफेस्टेशन चेंज होती रहती है। जैसे एक होता है सैनिसाइड। सैनिसाइड में क्या होता है, जो टर्मिनली इल जो एल्डरलीज होते हैं ना, उनको उनके बच्चे मार देते हैं। ठीक है, जो टर्मिनली इल पेरेंट्स है, बिल्कुल भाई जिनके बचने का चांस नहीं है, जो सफ़र कर रहे हैं, उनको उनके बच्चे मार देते हैं। अब कई लोग इसको कहेंगे कि यार ये तो बहुत ही गंदे संस्कार है, ये क्या बात हुई, आपने अपने पेरेंट्स को मार दिया। लेकिन एक्चुअल में सैनिसाइड को बहुत सारे लोग क्या बताते हैं कि लव की मैनिफेस्टेशन है। वो जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को दुख में देख नहीं सकते। उन्हें पता है कि मेरे पेरेंट्स को दिक्कत हो रही है, मेरे पेरेंट्स को तकलीफ़ हो रही है, और ये बेचारे सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा हो कि यार ये कैसी बात हुई। इसको ना एक बहुत कॉमन सेंस से समझते हैं, जो आपने आसपास देखा भी होगा। कई बार ना हमारे आसपास पड़ोस में, फैमिली में ना, कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, पता होता है कि यार ये मतलब इनके बचने के चांसेस नहीं हैं अब। ठीक है, टर्मिनली इल बोलते हैं उनको, टर्मिनली इल, कि यार अब ये रिकवर नहीं हो सकते हैं।
ठीक है, इनको तो अल्टीमेटली इनकी डेथ होनी है, आज हो जाएगी, हो सकता है 10 दिन में हो जाए, और वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तब हम क्या करते हैं, घर पे अलग अलग पंडितों से पूछते हैं कि आप कोई पूजा पाठ बता दीजिए, इनकी मुक्ति हो जाए, ये बेचारे सफ़र ना करें, बहुत दुखी हो रहे हैं इतने दिनों से। करते हैं ना ऐसा। आपने, अगर आपने नहीं सुना हो तो आप आस पड़ोस में ज़रूर बात करना किसी से, अपने पेरेंट्स से या अपने फ्रेंड से। ये बहुत कॉमन चीज़ है कि हम अपने लव्ड वंस को सफ़र करता हुआ नहीं देख सकते। ये लव की ही तो मैनिफेस्टेशन है कि हम इनसे प्यार करते हैं, इनको सफ़र करते हुए कैसे देखें। ये एक्चुअल में लव की मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, तो एथिकल यूनिवर्सलिज्म यही बात कह रहा है कि एथिक्स तो यूनिवर्सल होते हैं, उसकी मैनिफेस्टेशन चेंज होती रहती है। कई जगह पर एथिक्स ऐसे हो जाएंगे, कई जगह पे हम उसको ऐसे मैनिफेस्ट करेंगे कि जब तक मेरे पेरेंट्स हैं, जिंदा है, मैं इनको कुछ होने ही नहीं दूंगा, मैं तो इनके लिए कुछ भी कर जाऊंगा। फिर कई जगह पे ऐसे होंगे कि नहीं यार, मैं इनको सफ़र करता हुआ नहीं देख सकता हूँ। तो लव एक वैल्यू है, लव एक एथिकल वैल्यू है, जो कि उस जिसकी मैनिफेस्टेशंस चेंज हो रही है। एक और इसमें स्कूल होता है एथिकल निहिलिज्म। ये एथिकल निहिलिज्म जो है ना, ये थोड़ा सा अलग ही स्कूल है। ये कह रहा है कि एथिक्स वेथिक्स कुछ नहीं होता है भाई। ठीक है, कोई एथिक्स वेथिक्स बात करने की बकवास की बात है, कुछ नहीं होता है ये सब। ठीक है, निहिलिज्म बिल्कुल मतलब नकार देता है कि एथिक्स वगैरह कुछ नहीं होता है। ठीक है, सब कुछ समय की बात है। चलिए, अब आता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स। अगर आप एथिकल हो तो क्या होगा, अगर आप एथिकल नहीं हो तो क्या होगा। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, तो आप लिख दोगे कि हाँ एथिकल होगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब मैं आपको ये पढ़ा दूंगा, उसके बाद में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज इफ अ पर्सन इज नॉट एन एथिकल पर्सन, तो बिल्कुल उल्टी बात ही तो लिखनी है इसमें कि जो एथिक्स होने से कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसके बिल्कुल अपोजिट ऐसे हो जाएंगे अगर आप में एथिक्स नहीं है तो। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में कॉन्सिक्वेंसेज और ये सब अगर जहाँ आ जाए तो आपको ना सोचने के लिए आंसर राइटिंग में आपको ये चीज़ हेल्प करेगी। ध्यान से सुनना। देखो, कॉन्सिक्वेंसेज आप ऐसे सोचो कि यार इंडिविजुअल लेवल पे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, फैमिली लेवल पे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ठीक है, सोसाइटी लेवल पे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, फिर सोसाइटी के बाद में मेरे नेशन लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, आपके पास 5 मेजर हेडिंग्स बन गई है, और इन 5 मेजर हेडिंग्स में अगर आप 2 या 3 पॉइंट भी सब में लिख दोगे तो आपके पास 15 पॉइंट्स हो जाएंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स के, और 15 के 15 यूनिक पॉइंट्स होंगे वो, है ना। तो आपको आंसर राइटिंग को हमेशा ऐसे अप्रोच करना है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में। इसके बारे में हम और करेंगे डिटेल में बात, आंसर राइटिंग के सेशंस रखेंगे जब। ठीक है, लेकिन अभी जैसे जैसे आता जाएगा मैं बताता जाऊँगा। कॉन्सिक्वेंसेज आ गया, मान लो एथिक्स की बात क्यों करें हम, कोई भी चीज़ आ जाए, मान लीजिए कोई लॉ है पर्टिकुलर, ठीक है, तो या फिर ऐसे आ जाए कि विमेन एम्पावरमेंट के कॉन्सिक्वेंसेज बताओ, विमेन एम्पावरमेंट के कॉन्सिक्वेंसेज बताओ, तो आप इसके अंदर हर डेप्थ में जाइए। आप ये करिए कि फैमिली लेवल पे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इंडिविजुअल लेवल पे उस विमेन के ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, फैमिली लेवल पे क्या होंगे, सोसाइटी में क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, नेशनल लेवल पे क्या होंगे, इंटरनेशनल लेवल पे क्या होंगे। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आए कॉन्सिक्वेंसेज की जहाँ बात हो रही है तो आप इस अप्रोच से जा सकते हो। अब इंडिविजुअल लेवल पे क्या होगा, अगर मान लीजिए मैं एथिकल हूँ तो मेरी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, है ना। आप स्कूल में बहुत सारे बार ऐसे होता था कि 2 बच्चे हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, ये चिंटू है, ये मिंटू है, चिंटू मिंटू आपस में लड़ रहे हैं, क्लास में कोई और टीचर है नहीं। अब एक ने, इसने इसका सिर फोड़ दिया, इसने इसका सिर फोड़ दिया, फिर मैम आई। अब मैम पूछेगी किसी बच्चे से कि भाई किसकी गलती थी, क्या बात हुई, क्यों लड़ाई हुई। तो किससे पूछेगी, जो सबसे ज़्यादा एथिकल होगा, जो सबसे ज़्यादा, हम कहते हैं जो सबसे ज़्यादा शरीफ बच्चा होगा, उससे मैम पूछेगी। मतलब शरीफ क्यों कह रहे हैं हम उसको, क्योंकि वो एथिकल है। स्कूल की टर्म्स में कह रहा हूँ मैं शरीफ, है ना। स्कूल में तो ऐसे बच्चों को शरीफ ही बोलते थे कि यार ये तो बड़ा शरीफ बच्चा है, मैम की सारी बातें मानता है। वो मैम उसी से क्यों पूछ रही है, बिकॉज उसकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो चुकी है। मैम को पता है कि वो बंदा सही है, वो एथिकल है, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो ईमानदारी दिखाएगा। ठीक है, होमवर्क चेक करने के लिए मैम ऐसे बच्चों को ही देती थी ना जो बहुत ज़्यादा ऐसे वो मैम की हर बात मानने वाले, होमवर्क टाइम पे कंप्लीट करने वाले। ठीक है, तो क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है आपकी। उसके बाद में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। मान लीजिए कोई, मैंने आज तक कोई अनएथिकल एक्ट किया ही नहीं, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होगा। कोई मुझे कह दे कि तेरे ऊपर मैं केस कर दूंगा झूठा। मान लीजिए कि कोई, आप एक आईएएस बन गए और आपको एक एमएलए धमकी दे रहा है कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरे ऊपर केस कर दूंगा। ये आईएएस क्या, अगर बहुत एथिकल है, कहेगा कर दे भाई, तेरे को जो केस करना है कर दे, मैंने आज तक कुछ गलत किया ही नहीं मेरी सर्विस में, तो मैं क्यों डरूँ तुझसे। तो कॉन्फिडेंस कितना बिल्ड हो गया इसका, ये खुल के काम कर पाएगा बंदा।
लेकिन वहीं पे मान लीजिए इसने करप्शन का रखा है, इस आईएएस ऑफिसर ने मान लीजिए 100 करोड़ रुपए करप्शन करके कमा रखे हैं, ये एमएलए इसको फट कह देगा भाई 100 करोड़ कमा रखे हैं, ले आऊँ मीडिया के सामने तुझे, ये कहेगा नहीं 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 मैं कर दूंगा आपका काम। तो कॉन्फिडेंस जो होगा ना, उसको बिल्ड करने में एथिक्स बहुत हेल्प करेगा। फिर बिल्ड सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल बेसिकली क्या है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स कह सकते हैं इसको, है ना, ह्यूमन रिलेशनशिप्स। मान लीजिए मैं बहुत एथिकल हूँ, तो मेरी अब आप इसमें देखोगे नॉर्थ इंडिया में ना पंचायत का कल्चर है बड़ा, पंचायत। कोई भी मान लीजिए कोई छोटी मोटी किसी की फैमिली प्रॉब्लम है, या फिर कोई मैरिज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, तो एक पंचायत होती है कि भाई हाँ हम 4-5 फैमिली के लोग एक साइड से, 5-6 फैमिली के लोग दूसरी साइड से, वो जाएंगे, वो आपस में डिस्कस करेंगे क्या सही है क्या है कैसे होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे लोगों को लेके जाया जाएगा, कैसे लोग बात कर पाएंगे जो एथिकल होंगे, जो सही बात करते होंगे, है ना। तो सोशल कैपिटल भी बिल्ड होगा आपका, आपके ह्यूमन रिलेशनशिप्स भी अच्छे होंगे कि आपको कहा जाएगा कि नहीं यार ये बंदा जो है ना ये बड़ा ईमानदार है, ये बड़ी अच्छी बातें करता है, ठीक है, इसको बड़ी समझ है समाज की क्या सही है क्या गलत है। तो आपकी समाज में पूछ होगी कि हाँ यार इसको लेके आओ, इसको पता है चीज़ों का क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। फिर हमेशा आप जितने ज़्यादा एथिकल होगे आप उतने ही अच्छे डिसीजंस ले पाओगे, है ना। अब मान लीजिए कि कोई बंदा बिल्कुल एथिकल नहीं है, तो वो डिसीजंस भी वैसे ही लेगा। कोई क्राइसिस की सिचुएशन है, मान लो आपके पास पैसे नहीं है और आप क्राइसिस में हो, अगर अब दो सिचुएशन है, या तो आप बहुत मेहनत करके पैसे कमाओ दोबारा, या फिर आप चोरी कर लो। तो कोई एथिकल पर्सन होगा ना, वो ये सोचेगा यार मेहनत करते हैं, आराम से मेहनत से कमाएंगे। हो सकता है एक अनएथिकली सोचे यार चोरी करके फटाफट से रिकवर करता हूँ। तो बेटर डिसीजन कौन सा है, बेटर डिसीजन तो ये है ना कि हमने मेहनत करके पैसा कमाया, भाई कल को कोई हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। चोरी करके कमाया, आज कमा लिया, परसों पुलिस ले गई, क्या फ़ायदा, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। उसके बाद में इट इम्प्रूव्स इंडिविजुअल रिलेशंस, है ना। हम मेरे जो रिलेशन होंगे किसी के साथ भी, चाहे वो मेरी फैमिली के साथ है चाहे वो मेरे फ्रेंड्स के साथ है, वो भी इम्प्रूव होंगे। सबको पता होगा नहीं यार ये बंदा तो सही बातें करता है, ये बंदा तो सही अच्छी बातें करता है, तो इसको हम गलत क्यों कहें, है ना। तो सबको एथिकल लोगों के साथ रहना सबको अच्छा लगता है, सबको ये चाहिए कि हाँ यार एथिकल लोग हमारे साथ हो, हमारे साथ अच्छे लोग हो। जब आप किसी से फ्रेंडशिप करते हो, ठीक है, आप फ्रेंड्स हो, आप या किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो, तो आप क्या चीज़ें कंसिडर करते हो। एक मैच्योर इंडिविजुअल की तरह, अगर हम, अब मैं सपोज कर रहा हूँ आप सब मैच्योर होंगे, तो आप लोग क्या कंसिडर करोगे कि यार हाँ इसका नेचर कैसा है। नेचर में बेसिकली आप क्या कंसिडर कर रहे हो कि हाँ ये बंदा समय पर, ऐसा तो नहीं है कि यार मुझे कभी इसकी ज़रूरत हो रही है भाग जाए, है ना। या फिर ऐसा तो नहीं है कि मेरे कोई सिर्फ मेरे पैसे चुरा ले किसी दिन। ऐसा तो नहीं है कि कभी मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्रोकन हूँ तो मेरे को सहारा देने के लिए आएगा ना ये। तो आप ये सब चीज़ें कंसिडर करते हो ना, तो अल्टीमेटली जो आपके इंडिविजुअल रिलेशंस है ना वो इंप्रूव होते हैं, अगर आप एथिकल हो तो, ट्रू सेंस में एथिकल हो तो। अब सोशल लेवल पे एक बार के लिए एक सोसाइटी इमेजिन करो, सब लोग उसमें एथिकल है, सब लोग बड़े अच्छे हैं। ऐसी सोसाइटी में क्या होगा, पीस प्रिवेल करेगा, कोई लड़ेगा ही नहीं आपस में, सोसाइटी पीसफुल होगी, इक्वालिटी होगी, जस्टिस होगा, ठीक है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा कि हाँ यार तू तो उस कास्ट का है या तू तो उस रिलीजन का है, नहीं, सबको ये होगा कि नहीं यार एथिकल, हमें एथिकली बिहेव करना है, हम सब एक हैं, एक इंडिविजुअल ही, एक इंडिविजुअल को एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करो, एक किसी कास्ट रिलीजन की तरह ट्रीट मत कीजिए उसको, ठीक है। तो सोशल लेवल पे एथिक्स का ये इम्पैक्ट होता है, इट प्रमोट्स पीस, ठीक है, इक्वालिटी और जस्टिस विल प्रिवेल। चलिए नेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे यूनिटी और इंटेग्रिटी, अल्टीमेटली यूनिटी और इंटेग्रिटी इंप्रूव होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ जो हमारी है वो जो मॉरल्स हैं वो अपहोल्ड होंगे। अब आपने बहुत बार हमारे पास ऐसे डिमांड्स आती है अलग अलग फैक्शन की कि हाँ भाई हमें तो एक अलग देश बना दो, जैसे अभी पंजाब में खालिस्तान का इशू चल रहा है ना। तो ये कहीं ना कहीं ये क्या है, एथिकल डेफिसिट ही है। आप अपने आप को सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ से अलाइन कर रहे हो कि नहीं जी हमें तो, हम खालिस्तानी हैं, हमें तो खालिस्तान बना के दो, या हमें तो कोई मतलब बहुत ही सेल्फिश पर्पसेस के लिए आधे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए सब एथिकल होंगे तो वो क्या कहेंगे, नहीं यार यूनिटी और इंटेग्रिटी प्रमोट होनी चाहिए, हम सब एक साथ मिलके रहते हैं और ग्रो करते हैं, रादर दैन हम एक दूसरे के ऊपर अटैक करें, हम मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ग्रो करते हैं, सब साथ में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो नेशनल लेवल पे यूनिटी और इंटेग्रिटी मेंटेन। और उसके बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं हमारी, जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है, इक्वालिटी की हो गई, चाहे वो फ्रेटर्निटी हो गई, ब्रदरहुड जिसको बोलते हैं, फ्रेटर्निटी को ब्रदरहुड बोल सकते हैं, सेक्युलरिज्म हो गया, तो ये सब वैल्यूज़ भी प्रिवेल करेंगी। उसके अलावा जैसे टेररिज्म है, टेररिज्म होगा, या टेररिज्म को हम इंटरनेशनल लेवल पे भी लिख सकते हैं, या फिर नक्सलिज्म है, नक्सलिज्म जैसी समस्याएं नहीं आएगी,
है ना। नेशनल लेवल पे अगर हर जगह पे एथिक्स प्रिवेल करेंगे तो नक्सलिज्म, टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, एक्सटॉर्शन, ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। क्राइम रेट बहुत डिक्लाइन कर जाएंगे, वायलेंस कम हो जाएगी, क्राइम अगेंस्ट वुमेन कम हो जाएंगे, सोशल जस्टिस होगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक बार नेशनल लेवल पे सब अच्छा है। तो कैसे होगा सब अच्छा, वो लिख देना है। अब आता है इंटरनेशनल लेवल की बात। इंटरनेशनल लेवल पे क्या होगा? अभी वॉर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब नहीं होंगे। अभी कोई वॉर चल रही है क्या? हाँ जी। कौन सी वॉर चल रही है? रशिया यूक्रेन, इज़राइल हमास। तो ये सब वॉर्स जो चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स जो चल रहे हैं, ये नहीं होंगे अगर इंटरनेशनल लेवल पे एथिक्स होगा। तो अगर लोग समझेंगे कि नहीं यार, हमारे एक एक्ट से, हमारा एक एक्ट हज़ारों जाने ले रहा है ना, मेरे एक एक्शन से 1000 लोगों की ज़िंदगी जा रही है, अगर मैं इस लेवल पे सोचने लगूंगा, बहुत ज़्यादा एथिकल हो जाऊंगा, तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। पीस प्रिवेल करेगा, हर जगह पे पीस होगा, शांति बनी रहेगी। ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते रहते हैं जो, है ना, या फिर जैसे ये पाकिस्तान इंडिया के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, अगर एक बार के लिए मान लीजिए कि पाकिस्तान और इंडिया में सभी लोग एथिकल हैं, ठीक है, दोनों नेशन अपने लेवल पे एथिकल हैं बहुत ज़्यादा, तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स, ये कश्मीर वाला इशू जो है, ये सब होगा ही नहीं। अल्टीमेटली क्या होता है, हम देखते हैं ना कि रोज़ बॉर्डर पे कोई ना कोई हमारी आर्मी का कोई बहुत ऐसे, कभी हमारी आर्मी का या कभी हमारी JNK पुलिस का या फिर CRPF का कोई जवान शहीद हो जाता है, उनकी साइड से भी होते होंगे, है ना। टेररिस्ट में मतलब कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो वो इनोसेंट लोगों की जाने जाती है, तो कितना ज़्यादा हम ये कहेंगे क्योस है ना, कितना ज़्यादा क्योस है। अगर मान लीजिए सब एथिकल होता, पाकिस्तान सुधर जाता, आई मीन टू से, है ना, या फिर हर जगह पे शांति प्रिवेल करती, तो ये सब चीज़ें नहीं होती, हम साथ में ग्रो कर पाते। आज हमारा जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो कितना ज़्यादा है ना। तो डिफेंस का एक्सपेंडिचर ज़्यादा क्यों? क्योंकि हमारे नेबर्स बहुत हॉस्टाइल हैं, हमारी मजबूरी है उतना एक्सपेंडिचर करना। अगर हम अच्छे वेपन्स नहीं लाएंगे, हम ज़्यादा लोगों को रिक्रूट नहीं करेंगे, हम एडवांस्ड वेपन्स नहीं लाएंगे, मिलिट्री इंटेलिजेंस पे खर्चा नहीं करेंगे, तो जो हमारे हॉस्टाइल नेबर्स है वो हमारे ऊपर अटैक करने लग जाएंगे। अब ये सोचो कि अगर ऐसा हॉस्टाइल नेबर नहीं होता, अगर हमारा डिफेंस बहुत सिक्योर्ड होता, हमें कोई इशू नहीं होता कि कोई अटैक हो सकता है, तो ये जो पैसा डिफेंस एक्सपेंडिचर की तरफ जा रहा है, ये हम सोशल एक्सपेंडिचर पे लेके जाते, इससे हम हमारा हेल्थ इंफ्रा अच्छा करते, एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करते, है ना। तो इंडिया होलिस्टिकली ग्रो कर पाता, और जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है तो इंडिया के नेबर्स भी ग्रो कर पाते, क्योंकि उनको भी डिफेंस एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ता। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर एथिकल हो आप, तो उसके कितने ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। ठीक है, तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस समझ आए होंगे एथिक्स के। चलिए, ये अब हमारी 2 यूनिट्स हो गई है। अब हम